घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। एक बार फिर संसद में गरमाया किसानों के बद से बदतर होते हालात का मुद्दा। 6 दशकों से ज्यादा समय से हो रही है संसद में चर्चा, हंगामा और सियासत। बड़ा सवाल क्यों नहीं बदले किसानों के हालात, और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सबसे पहले शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि आखिर किसान की स्थिति क्यों है। देश की मिट्टी और किसान का पसीना मिला तो अनाज पैदा हुआ। देश का कर्णधार किसान आज बदहाल क्यों है? खेतीहर मजदूरों ने देश के अन्न भंडार दिए, लेकिन खुद भूखे क्यों हैं? कैसे होगी किसान की जिंदगी बेहतर? कैसे होंगी किसान की मुश्किलें आसान? क्या चाहता है भारत का किसान? क्या चाहता है भारत का किसान और भारत के राजनेता, राजनीतिक दल और तमाम जो लगातार 6 दशक से ज्यादा अब तक लगातार संसद में आपने और हमने भाषण सुना है, मीडिया में चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा के बाद स्थिति जस के तस है। हर 32 मिनट में 1995 और 97 से लेकर 2005 तक के अगर आंकड़े को देखें तो हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। 11.2% अगर आत्महत्या में से कुल 100 में से 11.2 जो फीसद आत्महत्या होता है वो किसान करते हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इसका समाधान निकालेगा और कब निकालेगा, और अब तक क्यों नहीं निकाला जा रहा है? संसद में अगर आपने चर्चा सुना हो तो आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक दल के जो भी नेता थे उन्होंने सब अपने अपने तरह से एक बार फिर से किसानों के दुख पे गहरा न तो शोक ही सिर्फ जताया बल्कि चिंता जाहिर की, लेकिन चिंता के आगे बात बढ़ती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पुरानी समस्या है, मिलकर समाधान ढूंढना होगा। ढूंढना तो होगा, लेकिन कब तक ढूंढेंगे? कब ढूंढा जाएगा इस समस्या का समाधान? ये सवाल है और सवाल गंभीर है। हमारे साथ विजय हंसदा जी हैं, सांसद हैं जेएमएम के, बहुत बहुत स्वागत है। धीरज साहू जी हैं, सांसद है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सत्यश्याम जाजू जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र धर्मानी जी है। 2-2 मिनट हम आपको समय देंगे, जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं। शुरुआत करेंगे धीरज साहू जी आपसे कि आखिर ये स्थिति क्यों है, 2 मिनट में हमें बताएं, फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये मुद्दा पहले से है और जो हो रहा है ये देश के हित में अच्छा नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता है और हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल मिल करके और राजनीति से हट करके उन लोगों का जो समस्या है, जो जिस हालात से किसान गुजर रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि यदि इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोगों के लिए आने वाला जो पीढ़ी है कल हम लोग को माफ़ नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूँ और हमारी पार्टी भी चाहती है कि उन लोगों का हित में काम हो और निस्वार्थ भावना से काम होना चाहिए। और अभी जो आत्महत्या की बात बार बार आ रही है, ये भी बहुत गंभीर मामला है। बहुत पहले से ये मामला चला आ रहा है और हर दल के लोग चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उस समय उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरी एक सभी लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों को ऊपर से ध्यान दिया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि उन लोगों की हित कर अच्छा हो। विजय हंसदा जी, मुझे लगता है कि सिर्फ टेबल पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और अभी जिस तरह से अगर कहिएगा कि बहुत सारे राज्यों में जिस तरह से किसानों के खेतों में ओलावृष्टि हुई है या तूफान से नुकसान हुआ है, इसमें सीधे जाकर के असेसमेंट करने की जरूरत है कि एक टीम बने तुरंत। अगर पार्लियामेंट या फिर अगर देश के भी जो नेता है अगर सीरियसली इस चीज को सोच रहे हैं कि किसानों के हित में कुछ काम करना है, तो सीधे जाकर के वहां पे खड़ा होकर के असेसमेंट करना है। और जिस तरह से जो नुकसान हुआ है उसके बाद मुआवजे की जो बहुत शर्मनाक घटना एक के बाद एक देखने को मिल रही है और लगातार किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे सीरियसनेस नहीं दिख रहा है। आपका जाकर के राजनीतिक पटल पे इस चीज को सीरियसली कोई डिस्कशन नहीं हो रही है और ना ही उसका कोई ठोस उपाय निकाला जा रहा है। राजनीति में कोई गंभीरता से इसे सिर्फ बहस तक, चर्चा तक या वोट बैंक तक लिया जा रहा है, ये सीधा सीधा नहीं कह रहे। लेकिन श्याम जी कैसे देखते हैं, जो 6 दशक से ऊपर संसद में चर्चाएं, आज भी चर्चा, लंबी चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया। महात्मा गांधी से लेकर आज तक सब लोग ये देश को कृषि प्रधान देश कहते आए हैं
और किसान का एक डोमिनेटिंग रोल रहा है पूरे देश में, उसकी संख्या के आधार पे, उसके व्यवसाय के आधार पे। पर दुर्दैव की बात यह है कि गए 60 साल की आजादी के बाद जिस सरकार ने इनके बलबूते पर सत्ता चलाई, उन्होंने इस पर ध्यान कभी नहीं दिया। देश का किसान गरीब होते गया, बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है, हर रोज उसकी खेती कम कम होते जा रही है, देहात उजाड़ हो रहे, लोग पलायन कर रहे, उसको खेती कर्ज में वो डूब रहा है। और उसका एक हीन परिणाम अभी ये दिख रहा है, जो आंकड़ा आपने भी अभी बताया कि गए 20 साल में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी। ये कोई अपनी मर्जी से करता है? हर घंटे में 2-2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उसका बेसिक चिंतन आज तक हुआ नहीं। ये बड़ी दुर्दैव की बात है, दर्दनाक बात है। और आज भी सभी पार्टियां उसका बेसिक चिंतन करने के बजाय अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कल की घटना तो सबके लिए शर्मनाक घटना है। तो इस प्रकार से जिस फैक्टर का हम राजनीति के लिए उपयोग करेंगे, उसके कल्याण का हम कोई विचार नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म की कोई योजना नहीं बनाएंगे और चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस प्रकार के बयान देते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस आगे आने वाले दिनों में देश का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भूपेंद्र माली जी। देखिए, मुझे ये लगता है कि किसानों के मुद्दे पर बात तो बहुत हो रही है, लेकिन हर बार इसके ऊपर राजनीति ज़्यादा होती है और ठोस कोई सुझाव या बहस पार्लियामेंट पर नहीं हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि शुरू से ही, जब से आज़ादी मिली है, पार्लियामेंट में ये हमेशा कहा जाता है ये कृषि प्रधान देश है, जो किसान है वो अन्नदाता है। उनको बड़ी बड़ी उपमाएं तो देते रहे हैं नेता, लेकिन उनकी समस्या को लेकर जो नीति बननी चाहिए, जिसको लेकर ठोस कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें तो आप ये देखिए कि हमारा जो इरिगेटेड लैंड है, वो आज तक, हम अगर ये कहें कि ऐसे राज्य पड़े हैं जहां पर आज भी उनको इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, सिंचाई के लिए पानी जहां उपलब्ध नहीं करवा सकी है सरकार। आज़ादी मिले अब लगभग 70 साल होने को हैं, तो आप इससे किसानों की स्थिति के प्रति इनकी चिंता जाहिर होती है। मुझे लगता है कि कल का भी अगर घटनाक्रम देखें, उसको भी किस तरह राजनीतिक से महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया। राजनीति में अगर पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में, संसद में बैठ के ठोस सुझाव दें, उसका आदान प्रदान हो और उस पर एक मत होकर किसानों के हित में अगर ये कार्रवाई करें, तो मुझे लगता है ज्यादा उपयोगी होगा। उपेंद्र प्रसाद जी। देखिए, आज़ादी के बाद से ही जो विकास की जो तरीका अपनाया गया, विकास की जो नीति बनाई गई, वो शुरू से ही गलत थी। गांधी जी की जो नीति थी कि प्रोडक्शन बाय मासेज, मतलब कि ऐसा उत्पादन का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए और उत्पादन के उस स्वरूप को हम देखें जिसमें कि मासेज, पूरी जनता उसमें इन्वॉल्व हो, उसके द्वारा उत्पादन हो। लेकिन जब नेहरू की सरकार आई तो उन्होंने सोवियत मॉडल को अपनी तरफ देखा और प्रोडक्शन बाय मासेज के बदले में प्रोडक्शन ऑन मास स्केल प्रोडक्शन के लिए उसी समय से टेक्नोलॉजी पर उनकी नज़र चली गई। तो ये जो पूरा का पूरा जो उसी समय है जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, उसकी उपेक्षा कर दी गई। और उसके कारण है कि कांग्रेस में बहुत सारे स्प्लिट हुए। चौधरी चरण सिंह जो 60s में जो निकल कर आए कांग्रेस से बाहर, उसके कारण किसानों की दुर्दशा थी। एक बार भंडार पड़ा, अकाल पड़ा, भंडार कम थे, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, वो हाई यील्डिंग वेराइटी और खाद वगैरह उस पर आधारित था पूरा रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन हुआ है कि प्रोडक्शन जहाँ बढ़ गया, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़े लेकिन उससे किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हुई। तो ये जो स्थिति है कि आपने कृषि उत्पादन बढ़ाया लेकिन किसानों की हालत को नहीं देखा। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद के बीच में, वो हमेशा कृषि उत्पादों के खिलाफ रहा और यह लगातार रहा। और चौधरी चरण सिंह जैसे जो समझदार कृषक नेता थे, वो लगातार इस पर आंदोलन करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। 70s में कोई असर नहीं पड़ा, 80s में कोई असर नहीं पड़ा। किसानों की सरकार सही मायने में 89 में आई। उसमें देवीलाल जी कहा करते थे कि हमारे जो MP है, देखो उसको 75% लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है वो गाँव का है। लेकिन उसके बाद आप जानते ही क्या हुआ। पूरा 89 में जो भी बदलाव दिखाई पड़ रहा था, एक आरक्षण के विवाद को लेकर के, मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर के, पूरा वो सब जो किसान आंदोलन की परिणति के रूप में जो उतने सारे सांसद जीत करके आए थे, फिर सब ये हो गया। तो ये उसके बाद फिर नई एक आर्थिक नीति आ गई। नई आर्थिक नीतियों में के बाद तो फिर किसानों की बात ही उठनी बंद हो गई। नई आर्थिक नीतियों के 24 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक राष्ट्रीय कृषि नीति
नहीं बनाई गई है। कोई पूछे कि भाई आप इतनी सारे मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उसके पहले की भी और सरकारें थी, उन लोगों ने किसी ने भी कोई भी राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनाई। कभी कह दिया गया कि ये कृषि है जो राज्य का विषय है, कभी क्या विषय, ठीक है राज्य का विषय है, लेकिन जब राष्ट्रीय नीति कर रहे हैं सबको आप कॉन्फ्रेंस से ले कीजिए। जब टैक्सेशन पर राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं, सब राज्यों को विश्वास में लेकर के वैट बना रहे हैं, वैट बना रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं, तो कृषि में क्यों नहीं लेकर बनाया जा सकता। लेकिन कभी भी कोई एफर्ट नहीं हुआ किसानों की हालत जानने के लिए। आज क्या है, 15% GDP है कृषि से, लेकिन 65% लोग उस पर आश्रित हैं। एक समय था कि 60% था और उसमें 70% लोग आश्रित थे। तो किस तरह से किसानों की स्थिति खराब हुई है। अभी नया लैंड बिल है, तो इसमें जो एक स्वस्थ आपका ये डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। विपक्ष भी है जो अनाप शनाप बातें आज सरकार भी सही ढंग से नहीं रख रही है। कैसे हम नी जर्क रिएक्शन हमारे संसद में देखने को मैं कह सकता हूं मिलता है, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं संसद का सत्र कोई भी हो, लेकिन बिना किसानों पे चर्चा पे वो सत्र समाप्त नहीं होता है। लेकिन किसान समाप्त हो रहे हैं, इनकी चर्चाएं समाप्त नहीं हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चाएं जारी हैं और चर्चा में कोई गंभीरता नजर नहीं आता है। कुछ आपको हम दिखाते हैं आज जो कुछ पहले, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो संसद में वो भाषण दे रही थी तो क्या कहा उन्होंने। कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। उमा भारती जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा। मैं मुख्यतः ये कहूँगी क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुई हूँ और आज पैदा ही नहीं हुई हूँ, आज भी मेरे घर में खेती होती है, मेरे भाई खेती करते हैं। मैं किसानों की तकलीफ को समझती हूँ, अपने भाइयों को कई बार मैं बहुत उदास देखती हूँ जब सूखा पड़ जाता है। मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मेरा भाई नहीं फांसी से लटक के मरा है। मुझे तो ये लग रहा है कि हम सब क्यों जीवित हैं, अगर हम सब हैं ही क्यों इन व्यवस्थाओं में। हम राजनीति क्यों करते हैं, हम प्रशासन क्यों करते हैं, हम पुलिस में क्यों हैं, हम मीडिया में क्यों, हमारे सामने आदमी टंग रहा है, हम उसको पेड़ पे चढ़ने दे रहे हैं, उसके ऊपर दुपट्टा लगाने दे रहे हैं, फिर वो गले में कांट लगा रहा है, एंड वी आर वाचिंग इट, और वो लटक गया। हम सबको चूल्हे और पानी में डूब मरना चाहिए। रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा। देश के राजधानी में बीच में अगर एक आदमी पेड़ चढ़ के अपने गले पे कुछ लगा के वो टंगने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी सब क्या कर रहे थे। कैसी समाज बन गई कि एक कदम रोकी नहीं कोई, कि मीटिंग चलती जाएगी, कि इतना सस्ता बन गए हमारी किसान की जान, और कहते हैं कि किसानों के हित में हम ये मीटिंग चला रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हम ये ड्रामा करते जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो सारा राजनीति है। वास्तव क्या है, वास्तव ये है कि एक इंसान इतना महसूस किया कि वो बेसहारा है, कि उसके साथ कुछ और चारा नहीं है, इसीलिए तो वो चढ़ के टंग लिया। कोई अपना जान इतनी आसानी से दे पाएगा। सवाल एक आत्महत्या का नहीं है, सवाल है कि हर 32 मिनट पे या जो 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की उसके बारे में कौन बात करेगा। तो इसको क्या कहेंगे आप। क्या ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि आज कोई हादसा हुआ तो आप उस पर आज चर्चा कर लें, आज उस पर बयान दे दें, उस बयान के बाद उस पर प्रधानमंत्री बयान दे दे, गृह मंत्री बयान दे दें, स्पीकर बता दें, तमाम सांसद उस पर अपनी अपनी पार्टी की राय रख दें, और फिर हुआ क्या, ढाक के 3 पात। क्या यही स्थिति नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। देश की मिट्टी और किसान का पसीना मिला तो अनाज पैदा हुआ। देश का कर्णधार किसान आज बदहाल क्यों है। खेतीहर मजदूरों ने देश के अन्न भंडार दिए, लेकिन खुद भूखे क्यों हैं। कैसे होगी किसान की जिंदगी बेहतर, कैसे होंगी किसान की मुश्किलें आसान। क्या चाहता है भारत का किसान।
2012 में अकेले 13,754 किसानों ने आत्महत्या की। लगभग 11.2% है किसानों के आत्महत्या का। और किसान जब आत्महत्या करते हैं तो कई सवाल पैदा होता है कि क्या इसके लिए किसान खुद जिम्मेदार है जो आत्महत्या कर ली, या जो स्थिति पैदा किया है जिन्होंने भी, सरकार ने, समाज ने, जिनकी भी जिम्मेदारी है, किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी होगी कि 6 दशक 60 साल से ज्यादा हो और ये नहीं हो कि किस सरकार ने, किस पार्टी ने, या किस नेता ने, या किन नेताओं ने, किन पार्टियों ने मिलकर ये दुर्दशा किसानों के करके रखी हुई है। एक मौत पे जिस तरह से लगातार मीडिया का कैमरा उस पे लगातार देखते रहता है कि नहीं देखिए ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब ये फांसी लगाने वाला है, लेकिन उसको उतारने वाला ना तो वो रिपोर्टर जाता है ना कैमरामैन जाता है। वहां नेताओं का भाषण जारी रहता है और अगले दिन भाषण भी होता है, प्रधानमंत्री भी देते हैं, गृह मंत्री भी देते हैं और सिर्फ भाषण ही ये मिलता है। चिंताएं गंभीर है। आप जरा सुनिए गृह मंत्री से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा आज लोकसभा में। यहाँ पर एक किसान राजस्थान से आके और पेड़ पे चढ़ के बैठता है, पुलिस उसको देखते रहती है। अब मैंने पुलिस, मैंने वो तो बोलूंगा, पुलिस उसको देखते रहती है और उनकी आत्महत्या देखने का भी वहां पर बैठे हुए, मंच पे बैठे हुए लोग भी देख रहे, पुलिस भी देख रही, आम सभी लोग देख रहे। ये सुसाइड जो हो रहा है, ये सुसाइड जो हो रहा है, ये इसका ये दिखता है कि सरकार इसको नोटिस में नहीं लेना चाहती है। बात है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि सरकार नोटिस में लेना नहीं चाह रही है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देश को बताएंगे कि जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, जो 3 लाख आत्महत्याएं हुई हैं, उसके लिए कौन कौन सी सरकार जिम्मेदार है? भाषण देना, सरकार को जिम्मेदार ठहराना और फिर अगले मुद्दे को लेकर सियासत करना, यह तो राजनीतिक दल की आवश्यकता खड़गे साहब आपकी हो सकती है। फिर गृह मंत्री को सुनिए उन्होंने भी क्या कहा। यह घटना बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 186, 34 के अंतर्गत संसद मार्ग पुलिस थाना में एक FIR संख्या 95/2015 दर्ज की गई है। इस मामले को अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को अग्रिम जांच हेतु स्थानांतरित किया जा चुका है। मैंने पुलिस आयुक्त दिल्ली को इस मामले की पूरी जांच करने का, समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। अंत में मैं पुनः श्री गजेंद्र सिंह जिनकी मृत्यु हुई है उसके परिवार के प्रति अपनी और अपने सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। हम सबको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि लगातार 65-66 वर्षों से हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों की हालत सुधरनी चाहिए, गांवों की हालत सुधरनी चाहिए, फिर भी आज भी इस देश की 60% से अधिक आबादी को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में जो बयान दिया वो भी आपको हम सुनाते हैं। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति सदन के भी सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। समस्या बहुत पुरानी है, समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। किसान की जिंदगी और इंसान की जिंदगी, सुझाव व्यापक, पुरानी, लेना पड़ेगा। सवाल है कि कौन लेगा और कब लेंगे।
आपको हम दिखाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा जब इस पे हंगामा हो रहा था, तब उन्होंने क्या कहा। मना नहीं किया है ना, मगर 10 मिनट में क्या करोगे? कल कोई बचाने गया था, आप दिखा रहे हो। आई एम सॉरी, क्या है ये? प्लीज गो टू योर सीट। नो, आप भी तो बिल्कुल आप आए हैं चर्चा करने। बोल रही हूँ कि 12 बजे दे दूंगी, मना नहीं कर रहे हैं। क्या होता, क्या हो रहा है ये? नो, जब एक बार बोला है नो, when ruling is given, no, I am sorry, no. तो बचाने कौन जाएगा, सवाल यही है। नीरज साहू जी, तमाम भाषण होते हैं और फिर ये भाषण हुए एक, और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये भी भाषण, इस भाषण में भी एक आगे का कोई रास्ता नहीं है। एक घटना होती है, दुर्घटना कह लें, दुर्घटना कह लें, सबके सामने मीडिया, नेता, पुलिस, तमाम लोग वहां मौजूद हैं और उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, उस पर भाषण होकर ये समाप्त हो जाएगा आज। देखिए, अब अगर नेता लोग कहा कि मैं भी, हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, नेताओं को अब भी मैंने अपने भाषण पर जो इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं उससे बाज आना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री के रूप में है, जाने जाते हैं, और उनका एक फर्ज बनता है कि चाहे किसान हो और भी लोग, कई तरह के लोग अपने आत्महत्या करते हैं देश के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, उस पर भी गंभीरतापूर्वक उनको विचार करने की ज़रूरत है। अब मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि जब चुनाव का समय, लेकिन आपको लगता है कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे काम एक भी नहीं किए जिससे किसानों को यहां से निकाल पाते? कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगाने से आरोप नहीं है। इसको आप ईमानदारी से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की अगर एक कोई सबसे बड़ी गलती है तो उन्होंने किसानों को इस हालत में लाके खड़ा किया। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, केवल कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार नहीं है, सबसे ज्यादा शासन का लाभ कर रहा है। सुनिए, सबसे ज्यादा शासन का लाभ कर रहा है। देखिए, पहले तो मैं इससे समाधान नहीं निकलेगा, हाँ। लेकिन यहां से शुरुआत तो होनी चाहिए कि हाँ गलती हुई है, चलो इस पे बातचीत करते हैं, चलो इसका समाधान निकालते हैं। अच्छा, गलती हर एक जो भी लोग हैं सत्ता में आए हैं, हर समय जो लोग भी सत्ता में आए हैं उनके समय में भी आत्महत्या होती रही है, बिल्कुल होती रही, हाँ। लेकिन उसमें मीडिया का भी फर्ज बनता है कि जोर से इस पर आवाज उठाना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, मीडिया का भी फर्ज बनता था। लेकिन मीडिया भी थोड़ा दिन करने के बाद में चुप हो जाती है जाके। जय विजय, ये मैं बिल्कुल जानता हूं कि किसी पे आप जिम्मेवार कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है या कोई अन्य दल है, इससे समाधान नहीं निकलता है, लेकिन जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप सियासत करते रहेंगे। देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत हो गई राजनीति इस मसले पे, और कृषि प्रधान देश हमेशा कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक रह पाएगा। अगर यहाँ पे उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और कृषि में जो लोग हैं वो उनको प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा, लैंड बिल जिस तरह का आया है, लैंड बिल अगर इसी तरह आ गया तो उसके बाद तो किसानों के पास जमीन रहेगी ही नहीं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस देश में किसान रहने वाले हैं नहीं। आखिर में सरकार को अब बहुत सारी नीतियों पे चर्चा हमेशा हुई है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है नीति को लेकर के, लेकिन कृषि नीति सबसे मुख्य मुद्दा आज के डेट में हमारे देश का होना चाहिए और इसे स्टेट का मसला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती है स्टेट को, इवन सेंट्रल सरकार भी बोलती है कि भाई ये तो स्टेट का मसला है, लेकिन अब ये मसला स्टेट का नहीं रहना चाहिए, इसे सेंट्रल को अपने हाथ से डील करना चाहिए और ठोस नीति बना करके जमीन पे उतारना चाहिए, ताकि किसान हमारे जो है उनको सही हक मिल पाए और वो अपने आप को इतना मजबूर नहीं महसूस करे कि आत्महत्या करें। जी श्याम जी, आप बहुत दिन से देख रहे हैं, संसद को देखते होंगे, तो शायद कोई सत्र आपको याद है कि जो सत्र ऐसा हुआ हो जिसमें किसानों की स्थिति पे चर्चा ना हुआ हो और संसद सत्र निकल गया? ऐसा हुआ नहीं, लेकिन स्थिति जस के तस है। आपकी वाजपेयी जी की भी सरकार है, आपकी भी पार्टी की सरकार रही, एक बड़ा गठबंधन की सरकार रही, तमाम वो लोग भी जो किसानों के नाम पे चर्चा करते थकते नहीं हैं, वो लोग भी सरकार में शामिल हुए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आजादी के बाद 68 सालों में 56 साल कांग्रेस का राज रहा और उसमें 50 साल ये गांधी नेहरू परिवार का राज रहा। 1950 से लेके जून 2012 तक
4 करोड़ किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। उसमें 40% लोग आदिवासी है, 25% दलित है, और जिनकी जमीनें ली गई उनमें से 75% लोगों को अभी भी मुआवजे का इंतजार है। अब अगर यह ऐसी स्थिति है तो कितनी भी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी ने यह बिल लाया है जिसमें मुआवजा भी 4 गुना बढ़ा दिया, 1 भी इंच जमीन हम कारपोरेट हाउस को नहीं देंगे, यह भी कहा, किसान हितैषी बिल लाया है। सब बातें होते हुए भी आज सरकार का पसीना छूट रहा लोगों को कन्विंस करते हुए, क्योंकि इसको कांग्रेस की बैकग्राउंड है, जिन्होंने कभी भी किसान के हित की चिंता नहीं की, मुआवजा की चिंता नहीं की, किसान को टेकन फॉर ग्रांटेड किया। मनमोहन सिंह जी के टाइम 500 SEZ करने थे, 795 SEZ के लिए जमीनें अधिग्रहित की गई, उसका भी काम भी नहीं हो रहा, वहां जमीनें और प्रॉपर्टी डीलर उसका काम कर रहे हैं। तो इनको कौन सा नैतिक अधिकार है किसानों की लड़ाई लड़ने का? इनके कारण सबसे ज्यादा किसानों का मूल्य तय नहीं हुआ, किसानों की जमीनों से न्याय नहीं हुआ, किसान के हित की चिंता नहीं हुई। सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार होगा तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। समाधान कहां से निकलता है? यहां से समाधान, चलिए कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया, अब आप सत्ता में हैं, 10 महीने में अगर यह पूछा जाए कि किसानों के हक के लिए, किसानों के हालात को सुधारने के लिए सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपकी सरकार ने क्या किया है? एक बात तो सही है कि किसान की जमीनें छोटी छोटी होती जा रही है। किसानी ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा नहीं। किसान के लिए उसको अल्टरनेट एडिशनल इनकम का जब तक हम कुछ जरिया नहीं देंगे, किसान कर्ज से बाहर आ नहीं सकता। देश के 80% किसान कर्ज में है, उनको कितने भी कम ऋण में दो, कोई निसर्ग के आधार पर तुरंत उसकी बदहाली हो जाती है। तो इस सब से बाहर लाने के लिए ही तो ये किसान का बिल लाया है। कांग्रेस को तो 120 साल इस प्रकार का अधिग्रहण बिल लाने की और मुआवजा की चिंता करने की पड़ी नहीं थी। इस सरकार ने पहली बार यह किया है। गैर सिंचित जमीनों को 4,500 प्रति हेक्टर से 6,800 इस 10 महीने में किया है। 9,000 सिंचित जमीनों को 9,000 प्रति हेक्टर से 13,500 किया है। कांग्रेस के जमाने में जब तक 33% नुकसान ये माना ही नहीं जाता था, ये सरकार ने ये किया है कि 33% में नुकसान हुआ तो वो मुआवजा के लिए पात्र रहेगा। ये सब बातें धीरे धीरे होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार 10 महीने में जिस प्रकार का सॉइल टेस्टिंग का कार्यक्रम हो, किसानों के लिए ऋण माफी का कार्यक्रम किया है, जहां जहां निसर्ग ने उन पर अन्याय किया वहां पर मदद का कार्यक्रम किया है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह करना पड़ेगा। यह पर्याप्त है ये मैं नहीं समझता, पर किसान को बदहाली से निकालने के लिए दूरगामी नीति की आवश्यकता है। उपेंद्र जी, क्या आप 60 साल की बात हम छोड़ देते हैं, 6 दशक की बात हम छोड़ देते हैं, जो 10 महीने की 11 महीने की ये सरकार है, क्या यहां से किसानों की जो ये स्थिति है उसका समाधान आपको निकलते हुए एक इनिशिएटिव, एक सीरियस एफर्ट या एक सीरियस थॉट, चलिए एफर्ट भी मैं कह रहा हूं, क्या कोई गंभीर थॉट्स, विचार, जो बात श्याम जी कह रहे हैं कि जो लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण जो बिल है, इससे किसानों का हित को वो साधने में कामयाब हो सकते हैं, किसानों को बेहतर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाकई स्थिति को, किसानों की जो स्थिति है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बेहतर हो सकता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो ये कह रहे हैं वो गलत नहीं है। जब बीजेपी की सरकार जो कह रही है कि 15% GDP है, उस पर 60% या 65% किसान निर्भर हैं, तो यह जरूरी है कि उसके कम से कम आधे जो किसान है उनको कृषि से हटा करके गैर कृषि क्षेत्र में लाया जाए, तो वो क्षेत्र इंडस्ट्री हो सकता है। तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया का इन्होंने लॉन्च किया है, नारा दिया है, और उसको सफल होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, बहुत अच्छी सड़कें होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। और उसके बाद जब इंडस्ट्री लेगा तो यह जो आबादी है, गाँव की आबादी है जो कृषि पर आधारित है, वास्तव में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो देखने को लग रहा है कि 65% लोग उसमें लगे हुए हैं, 65% लोग मिलकर के 15% का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें वास्तव में 25% लोग चाहिए, बाकी जो एडिशनल है 40% लोग वो फालतू के लगे हुए हैं। तो उन फालतू लोगों के लिए कृषि से बाहर कैसे रोजगार दिया जाए, ये है। तो ये जो सरकार लेकिन मैं आपको मैं यहाँ पे उपेंद्र जी, अगर हम किसानों के आत्महत्या के कारण को देखें तो उसमें सबसे बड़ा कारण है मॉनसून का फेलियर रहना, यानी कि उसके पास कोई वैकल्पिक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा हाई डेट बर्डन है उनके ऊपर, जो कर्ज है
वो उनके लिए काफी बड़ा होता है। इसके अलावा जो है जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स आए हैं उससे भी किसानों ने आत्महत्या की है। आप उसके अलावा जो गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसी, चाहे आप देखें या फैमिली प्रॉब्लम इश्यूज रहे हैं, पर्सनल इश्यूज, ये मुख्य मूलतः कारण यहाँ पे है जिसके कारण, लेकिन मैं मानता हूं कि जो असली मूल कारण है जी वो है कृषि पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की निर्भरता। इतने लोग कृषि पर निर्भर हैं जितना कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उत्पादन कम हो रहा है, उसमें निर्भरता ज्यादा है। तो वहां से लोगों को जब तक आप हटाएंगे नहीं, बेसिक समस्या मुझे वो लगता है। बाकी आप जो बोल रहे हैं वो सब इमीडिएट काउज है जी, वो आप कह सकते हैं कि मीडियम टर्म काउज है, इमीडिएट काउज है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल काउज है वो है कि 15% जीडीपी में योगदान करने वाले कृषि क्षेत्र में 65% लोग लगे हुए हैं। 65% लोग उसमें श्रम डाल रहे हैं, लेकिन 65% लोग पूरा नहीं डाल रहे हैं, 25% डाल रहे हैं, और बाकी सब उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी है उसमें। तो वो जो छिपे हुए बेरोजगार हैं उनको वहां से निकालिए, ऐसी बात नहीं। तो फिर जो किसान होंगे उनको अधिक आमदनी होगी, मतलब उनकी इनकम बढ़ जाएगी जो उसमें रह रहे हैं। अभी तो वो इनकम 65% में छितरा जाती है, तो वो रहेगा तो एक दो जो साल का जो प्रकृति का प्रकोप है उसको भी सहने की उनकी क्षमता हो जाएगी। मान लिया एक साल फेल किया तो उनके पास इतना रहेगा, रिजर्व रहेगा, सरप्लस उनके पास इनकम रहेगा कि वो कर सकते हैं। मतलब कि पूरी तरह से किसान सरकार पर एकदम आश्रित हो जाए, उसको आप भिखारी बनाकर छोड़ दें, ये मैं उस पे भी आप नहीं कह सकते। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें लोगों को का स्वाभिमान हो तो वो उसके खिलाफ है। तो सैद्धांतिक रूप से तो यही है कि उसको आप हटाइए, और हटाने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो कृषि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून लाया जा रहा है, हमें लगता है सही मंशा से लाया जा रहा है, लेकिन ये लोग बहुत सारी चीजें हैं उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उसमें बीच में ब्लैंक्स हैं, उस ब्लैंक्स को भर नहीं पाते हैं, बतला नहीं पा रहे हैं कि आप एक रोड मैप दीजिए कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उसको ये करेंगे। एक पूरा ओवरऑल माइक्रो प्लानिंग है वो नहीं करें, सिर्फ हवा में बात करते हैं, तो इससे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें लग रहा है कि कृषि पर से जो लोगों की निर्भरता है उसको कम करना बहुत जरूरी है, और वो नहीं कर पा रहे हैं, उसी कारण ये समस्याएं आ रही है। ताकि हम कृषि पर से आप कह रहे हैं कि एक तरफ जो श्याम जी कह रहे हैं आप उसको आगे ले जा रहे हैं। विजय जी, आपको लगता है कि जो एक तो भूमि अधिग्रहण बिल है उसके पीछे जो मंशा, जो उद्देश्य बता रहे हैं श्याम जी कि कृषि पर से निर्भरता को कम करना, जो लोग डेट में है उसको हम कम करेंगे, वहां पे उसको एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, उससे उनकी स्थिति बेहतर होगी, तो ये आत्महत्या कम हो सकते हैं। बात ठीक है, उस एंगल से आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन लैंड बिल का भी उसमें जो है कि बहुत सारे क्लॉज पे जिस नहीं है, एक कंसेंट क्लॉज की बात हमेशा आ रही है। आप कंसेंट ही किसी व्यक्ति का हटा दे रहे हैं कि भाई वो अपने जमीन को का जो अधिकार है वो उससे वो नेटिग्रिटी है, उस पर आप वर्कआउट किया जा सकता है। फंडामेंटली क्या किसानों को आत्महत्या न करे किसान, उसके लिए स्थिति पैदा करने के लिए किसानों को एक वैकल्पिक आप स्थिति पैदा करें, तो उससे किसान ये आज कहीं ना कहीं हम लोग को इसमें गहन चिंतन करनी होगी। आज मॉनसून लेट से आ रहा है, कभी कभी ओलावृष्टि हो जा रही है, कभी आंधी तूफान हो जा रही है। सिंचाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम किसान को दे, वैसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, उसमें डिस्कशन करके आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि भाई सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। अगर बारिश भी नहीं होती है उसके बावजूद भी ऐसा व्यवस्था किया जाए, ताकि क्योंकि आज के डेट में अगर हम रेगिस्तान जिस देश में है, आपका जाकर के ईरान और उन सब देशों में जाएंगे तो वो लोग अपने विषम परिस्थिति में भी आज आपका जाके खेती कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पे जहाँ पे कि हमारे पास लैंड है, पानी ठीक है कभी रहती है कभी नहीं रहती, लेकिन है कि ऐसा है कि वहां पे व्यवस्था जरूर की जा सकती है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। जी, हम लोग किसान को अपने उस जमीन से ही टोटली अगर सोच रहे हैं कि हटा दें उसको, तो आखिर में हमारा जो कृषि प्रधान देश है वो कैसे कृषि प्रधान देश रह जाएगा। कृषि की जो चलिए एक मिनट भूपेंद्र जी, मैं आपके पास लौटता हूं। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको लेके फिर भूपेंद्र जी धर्मानी जी के पास। भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में जब चर्चा आती है तो लोग कंसेंट वाला विषय की जो जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ रहा हूं, मैं भी मानवीयता से देख रहा हूं। मेरा 2 रुपए का पेन भी कोई मेरे अनुमति बगैर ले नहीं सकता, पर जहां तक किसान के और इस कंसेंट वाली बात है, इंटेंशन इसमें खराब है क्या? 2000 एकड़ जमीन में अगर सिंचाई का कोई डैम का प्रोजेक्ट हुआ तो जिन 2000 एकड़ के जमीनों के किसानों की जमीन जाएगी वो तो कभी कंसेंट देंगे नहीं। इस देश की न्याय व्यवस्था सबको मालूम है, पर वो 2000 एकड़ जमीन जाने के बाद उसका फायदा 3 लाख हेक्टेयर खेती को होने वाला है, वो किसानों के हित की है।
जब नेशनल हाईवे जाएगा तो वो सब किसान, उस गांव के सब किसानों को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल लाइन जाएगी तो उसका फायदा मिलेगा। अब जिसके खेत से लाइन जा रही है उसका कभी कंसेंट मिलेगा क्या? तो ऐसे बातों में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, पर उनको, उन किसानों को न्याय देने के लिए ये सब किया जा रहा है। जमीन गया है, रेलवे के लिए जमीन गया है, पहले भी ये सब काम हुई है और पहले भी जो लोगों की जमीन ली गई है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि लोगों की कंसेंट को पूरी तरह से हटा देना, वो सही है? पहले भी रोड बने हैं, पहले कंसेंट नहीं लिया गया, पहले भी कंसेंट लिया ही नहीं गया था। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, पर ऐसे जो प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट आएंगे, ये तो छिपा एजेंडा समझ में आ रहा है कि कंसेंट हटा दीजिए, जैसा मन तैसा, मन की रावण राज चलने वाला है कुछ आने वाले समय में इस देश में। कंसेंट पहले भी नहीं कभी लिया गया। चलिए भूपेंद्र नरवानी जी, कुल मिलाकर के जो समाधान की तरफ रास्ता है वो यहां से, चलिए एक आप कभी भी जाएंगे किसी भी समस्या के, अगर इतिहास को हम देखें, कई सारी समस्याएं ऐसी, कोई एक ऐसी घटना जिसने सबको झकझोरा हो। जिस तरह से किसान ने आत्महत्या जंतर मंतर पे किया, किस आम आदमी पार्टी के रैली में किया, वहां के नेता उस पर बोलते रहे, वहां मीडिया का कैमरा उस पर फोकस करता रहा, रिपोर्टर वहां से रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन उसको किसी ने बचाया नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे सवाल है जो आज सबको झकझोर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे स्पीकर हो। आपने गुस्से को देखा। कुल मिला के समाधान का रास्ता यहां से निकलते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? या लगता है कि एक बार फिर बहस हुई, चर्चा हुई, डिबेट हुआ और ये किसानों की स्थिति में कुछ बदलाव नहीं होगा? देखिए, मैं इसमें एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, निर्भया कांड का। हुआ, हाइप हुआ, लॉ बना, बात वहीं की वहीं, कानून बना, बात वहीं की वहीं। आप ये मान के चलिए, जो भी अभी बात मैंने भी पहले कही, जिस इकोनॉमी के अंदर, जिस अर्थव्यवस्था के अंदर कमीशन खोरी यानी कि अनप्रोडक्टिव जो सर्विसेज हैं, मैं कमीशन खोरी इसलिए कहा क्योंकि वो कमीशन एजेंट्स जो हैं, जो मंडियों में सबसे ज्यादा शोषण करते हैं किसानों का, उनकी जब तक दबाव रहेगा, जब तक उनकी छत्र छाया में किसान रहेगा, किसानों की दुर्दशा ऐसे ही चलती रहेगी। जो उपेंद्र भाई ने बात कही कि 65%, 60 से 65% जो हमारी आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, और कृषि का जो प्रोडक्शन है उस पर कहने के लिए हर सरकार ने, पर्टिकुलरली कांग्रेस को मैं कहूंगा कि कांग्रेस के भाइयों ने सब्सिडी, मतलब मुफ्त में बांटने की जो प्रक्रिया शुरू की, क्या किया, उनका जितना, चाहे वो फर्टिलाइजर था, चाहे वो पेस्टिसाइड था, चाहे वो सीड था, उसकी सब्सिडी उनको दी जिसने इंडस्ट्री लगाई, मतलब यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को उनका पैसा उधर डाइवर्ट किया। लेकिन जो मूल प्रोडक्ट है, जो किसान मंडी में लेके जाता है, उसको ये निर्भर कर दिया कि आप कमीशन एजेंट डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगी उसका रेट, वो खुद नहीं अपने प्रोडक्ट का डिसाइड करेगा। ये पहली विचित्र स्थिति है किसान के साथ। हर इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट का रेट खुद तय करती है, किसान नहीं कर पा रहा है। ये सबसे ज्यादा व्यवस्था में दुर्दशा का कारण है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप बात कह रहे हैं कि अगर ये वास्तव में स्थितियों को सुधारने की, किसानों की स्थिति, जो बात उपेंद्र जी ने कही, मुझे लगता है कि किसानों को, किसान की जिस प्रकार जमीन एग्रीकल्चर, मैंने जैसे कहा कि कम होता जा रहा है, उनको वहां से डाइवर्ट करके जो एम्प्लॉयमेंट की एक योजना आ रही है उसको क्रिस्टल क्लियर ढंग से, मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को और अच्छे से इसको अध्ययन करके लाना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि एग्रीकल्चर से उन लोगों को वहां से हटाने की अब आवश्यकता है, पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि आज 68 ईयर्स के बाद अगर हमारी सिंचित भूमि सिर्फ 50% है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है 98%, वहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, और वहां सबसे ज्यादा आज किसानों की स्थिति जो है आपके सामने है, कितना ड्रग वहां चल रहा है। मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जिसको डील करने के लिए बहुत संवेदनशीलता और बहुत जबरदस्त अध्ययन की आवश्यकता है। जो इनकी पिछली सरकार, एनडीए की, अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, एक बार बारिश आई, फ्लड आया, तब तबाही, बाद में ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, फिर तबाही। उन्होंने जो देश की नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाई थी, उस पर क्या काम हुआ? आप देखिए, आज 15 साल बाद वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? अगर ये वास्तव में सिंसियर हैं तो क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? उस पर क्यों नहीं ठोस कार्रवाई हो रही? अगर ये जितनी भी नदियां हैं उनको जोड़ें तो उससे ना केवल बिजली का प्रोडक्शन होगा, बल्कि सिंचित जो एरिया है वो भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार जितना ये मैंने कहा ना, जैसे
प्रोटेक्शन की जो बात आती है, जब हम इकोनॉमी को अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड मानते हैं, तो एग्रीकल्चर की स्थिति को सुधारने के लिए उसका सिंचित एरिया बढ़ाइए, उसके जो नेचुरल क्लाइमेटीज के ऊपर डिपेंडेंस है, नेचर पे डिपेंडेंस है, उसको खत्म करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि WTO में गए, वहां साइन कर दिया, वहां से सीड आ रहा है, बीज आ रहा है, वो अपना पेटेंट करवाए हुए हैं, दोबारा पहले किसान अपना सीड जो है रिप्रोड्यूस कर पाता था, अब धीरे धीरे वो बैन होता जा रहा है। ये जो स्थितियां हैं, इन पे गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है, और अगर सरकार वास्तव में राजनेता चाहते हैं इस देश के किसान को बचाना, तो वास्तव में उनको अल्टरनेटिव जो मेरे को लगता है इंडस्ट्रियां लगा के एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमी उनकी ठीक करने के लिए आवश्यक है कि यह भी होना चाहिए, पर उनका जो मूल धंधा है कृषि, उसकी तरफ भी जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ध्यान देने की। मैं दो सांसद हैं हमारे इसमें, कांग्रेस पार्टी के हैं, JMM के हैं, दोनों सांसदों से मैं एक सवाल पूछना, क्या आपको लगता है कि घटनाएं होती रहती है और उस पर लोग, प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा इस दुख दर्द में, पीड़ा में वो शामिल है, आपको लगता है कि यहाँ से किसानों के जो समस्या है उसके समाधान के लिए गंभीरता से, चाहे किसी भी कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, ये टेलीविजन पे कहने के लिए नहीं, क्या लगता है कि आपको कोई गंभीर यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है? देखिए, आप देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये राजनीतिक विषय ज्यादा रहेगा, इस पे राजनीतिक चर्चाएं होंगी, इस पे सियासत तो होती रही है, राहुल गांधी रैली कर लेंगे, कोई और उस पे रैली में शामिल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे प्रहार करेगी, एक दूसरे पे प्रहार होकर फिर ये सियासी मसला बन के आगे चलता रहेगा? देखिए, हमारा मानना है कि किसानों के लिए जैसे अभी जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि फसल बीमा, जिस बीमा में लोगों को जो बोला जाता है कि भाई आप लोगों को एक राशि निर्धारित की जाती है, कितना राशि आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आज जाइएगा तो उस राशि भी जो निर्धारित राशि उससे भी कम उन लोगों को मुआवजा मिल रहा है। तो इस कारण भी किसान ये कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये भी एक गंभीर मसला है। इस पर भी हम लोगों को जांच बैठानी चाहिए और सभी राजनीतिक दल को मिल करके इस पर भी एक पहल करनी चाहिए। कहते तो हैं लेकिन राजनीतिक दल मिल नहीं पाते हैं, ये कहाँ पे कारण का? समय देखिए, जिस तरह से समय बदल रहा है, अब किसान भी लोग, देश के जनता भी जागरूक हो रही है, किसान भी जागरूक हो रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, और उनके हक, किसान हमारा अन्नदाता है, उनका यदि हम आप कहते हैं कि अब चीजें बदल जाएगी, देखिए माहौल बदल रहा है, आप लेकिन माहौल में किसान आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। आपको मालूम होगा पहले और अब में हर लोग अपना अपना सब कुछ समझ रहे हैं, हर कुछ, लेकिन उसके हाथ में कुछ है नहीं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, जिनके हाथ में है, जहां आप, जनता एक बहुत बड़ा ताकत है, ठीक है, समय आने पर वो सबक भी सिखाती है जाके, समय में नहीं, सरकारें बदल जाती हैं, सबक सिखाई हैं, सबक तो सिखाती रही, लेकिन सरकारें बदल गई हैं, सरकारें बदलने से व्यवस्था नहीं बदली है विजय, सरकारें बदली हैं, व्यवस्था नहीं बदली है, मानसिकता नहीं बदली है, सोच नहीं बदली है, सियासत नहीं बदली है। नाउम्मीद मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा, अगर पहले कुछ नहीं हुआ है और आगे नहीं होगा ऐसा मैं नाउम्मीद नहीं हूं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से, सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पे किसी मंच पे बोल दे या पार्लियामेंट के पटल पे बोल दे। अब कहीं ना कहीं जैसा मैंने बोला था कि स्टेट का मसला हटा करके इसे सेंट्रल का मसला बनाया जाए और बेहतर एक विकल्प या फिर बेहतर एक ऐसा कानून तैयार किया जाए जिससे कि हम आने वाले समय में जो किसानों की समस्या है उसको हम लोग कहीं ना कहीं, आपको दिख रहा है यहां से रास्ता आपको निकलते हुए दिख रहा है क्या? ये वाकई वो टर्निंग पॉइंट है भारत के किसान की जो समस्याएं हैं, उसके ऐतिहासिक जो गलतियां हुई हैं पीछे, जिस तरह से सियासत हुआ है, जिस तरह से लोग सियासी फायदे नुकसान के लिए तमाम बयान दिए हैं और आज भी जारी है, अगर आपने देखा हो तो बयानबाजी बंद नहीं हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में बहुत न्यू फेसेस आए हैं और सारे लोग हर एक चीज को बहुत अच्छे डिस्कशन की ओर हमेशा ले जाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे भी कहीं ना कहीं बढ़िया डिस्कशन जरूर होगी और इससे कोई निष्कर्ष बढ़िया जरूर निकलेगा। मैं नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहता हूं। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होपलेसनेस नहीं। मेरा सवाल है कि चूंकि सियासत बाकी मुद्दों पे भारी पड़ता है, सियासत के कारण स्थिति ऐसी होती है। सवाल ये नहीं, आपके मुझे नियत पे शक नहीं है, आपके नाउम्मीद होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सवाल है कि जब आता है कि इसका सियासी फायदा और नुकसान आकलन राजनीतिक दल करने लगता है कि क्या इससे चुनाव में फायदा होगा, क्या इस पे हमला करने से चुनाव में नुकसान होगा। मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा भाषण से ज्यादा सुझाव दे और उन सारे सुझाव को
कहीं ना कहीं अब जमीन पे उतारने की सुझाव नहीं आया। आपने अगर देखा हो आज के भाषण में भी सुझाव नहीं था। सुझाव देने की जरूरत है और उसे इकट्ठा करके एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। श्याम जी, आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो कुछ जंतर मंतर पे जो लगातार लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं, तमाम संसद सदस्य कह रहे हैं, देश के तमाम राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के आगे समाधान की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? यह सही बात है कि सदन का भी कामकाज हमने देखा है, रास्ते पर जो रैलियां हो रही है उसकी भी हम बयान पढ़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे हैं लोगों की, सभी जगह जैसे डिबेट भी देख रहे हैं, जिस तरह से सदन का कामकाज बता रहा है कि अमीर और गरीब के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, वही मनस से खड़ा किया जा रहा है, किसान और उद्योगपति एक दूसरे के शत्रु है, इस प्रकार का भाव पैदा किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसान को भी जरूरत है उद्योगपति की और उद्योगपति को जरूरत है किसान की। दोनों जब तक एक दूसरे को पूरक नहीं होंगे और इन सबको लेकर चलने की नीति दूरगामी परिणाम ध्यान में रखते हुए जब तक रूलिंग पार्टी ऐसा नहीं करेगी, दूरगामी परिणाम का कहां सोच आपको दिख? मैं वही सवाल मेरा वहीं पे है कि क्या दूरगामी परिणाम, अच्छे परिणाम देश के लिए काम करना है, इसकी सोच क्या इस सियासत में कहीं खोसी नहीं गई है, खोते हुए नजर नहीं आ रही? मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह सीख देने का काम इस देश की जनता, देश का किसान करेगा कि हमारे बलबूते पे आप राजनीति मत करो, हमारी समस्या का हल करो। इस प्रकार की जागृति जब तक नहीं होती तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। उपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो बाकी जो फोर्सेज हैं, वो यहां से काम करें कि नहीं इसको बंद करिए, यू मस्ट हैव अ सीरियस डायलॉग? अब समय आया है, यू हैव टू हैव अ सीरियस डायलॉग, यू कैन नॉट डू अ पॉलिटिक्स ऑन द इश्यू ऑफ बेटरमेंट फॉर द फार्मर्स। दिक्कत है कि किसानों का प्रेशर ग्रुप ज्यादा है नहीं। आप ये जो सिविल सोसाइटी वगैरह कहते हैं, इसमें बहुत कम आपको मिलेंगे जो किसानों के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ते हैं। किसान का आंदोलन होता था, 80s में होता था, टिकैत के बड़े बड़े आंदोलन होते थे और जहाँ तहाँ आंदोलन होता था, बंगलोर में होता था, महाराष्ट्र में होता था, शरद जोशी थे, नंदू गौड़ा थे वहाँ बंगलोर में, तब वो सब किसान रहे नहीं। उस पर आंदोलन पर राजनीति हावी हो गई और किसानों का जिम्मा राजनीतिज्ञों ने ले लिया। लेकिन राजनीतिज्ञ हैं जो सत्ता में जाकर के या विपक्ष में जाकर के उसको भूल गए। हालांकि वो भी किसान वर्ग से ऊपर उभरे थे, लेकिन खेती के अलावा उनके पास आय के अन्य स्रोत भी आ गए, तो उनके लिए खेती बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रही। तो ये समस्या है कि अभी किसानों का कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, किसान का कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि कोई भविष्य में आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। ये सही है, ये कुछ जो डिवाइसिव नहीं, जिस तरह के लोग आंदोलन करके किसानों के भ्रष्टाचार के नाम पे लोग आंदोलन करके सत्ता पाते हैं और सत्ता पाने के बाद उनके सत्ता की स्थिति देखिए, उनका चेहरा असली जो उसका चेहरा है वो बेनकाब एक तरह से हो रहा है। दिलीप जी, एक बात बताऊं आपको, मैंने अभी तक की जितना हमारा इतिहास बताता है, जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप कह रहे हैं इस घटना को, ये बड़ी बहुत 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 महत्वपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि दिल को हिला देने वाली घटना है। निर्भया कांड मैंने आपको अभी हाल का इसीलिए उदाहरण दिया, उसने एक हाइप क्रिएट किया, एक नेता क्रिएट हुआ, उस नेता के सामने आत्महत्या हो रही है, वो सत्ता में आ गया और अब वो इतना संवेदनहीन हो गया कि वो अपने साथ में उप मुख्यमंत्री को दिखा रहा है कि वो देखिए चढ़ रहा है। वो सब मार्केटिंग क्या हो रहा है ये? मतलब आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ी आपको अगर अपेक्षा है तो मुझे कम से कम अपेक्षा नहीं है कि ये सुधरने वाले हैं। राजनेता राजनीति ही करेंगे, जो मर्जी घटना हो, उस चाहे कोई भी समस्या हो, आप ये कह रहे हैं कि समस्याओं पे राजनीति बंद नहीं होने वाला है। समस्या तभी हल होगी जब पूरी तरह से ये वास्तव में गंभीर चिंतन पार्लियामेंट में करते नजर आएंगे। मेरा ये मानना है। देखिए, मैं अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि इसमें राजनीति, आपको लगता है यहां से आप एक गंभीर जो स्थिति हो रही है, आप युवा भी हैं, आप पहली बार चुन के आए हैं, आपको लगता है कि जो सांसद हैं आपके साथ भी आप मिलते हैं उनसे, कि उनके सोच में परिवर्तन है या सियासत आपके मानसिक तौर पे आपके ऊपर हावी है? नहीं, बिल्कुल मैं उस बात को नहीं मानूंगा। आपका मतलब मैं आपसे व्यक्तिगत नहीं है? व्यक्तिगत नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि इवन इस बार जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, जो पुरानी एक फ्रेश सोच जरूर आई है इस पार्लियामेंट में, और कहीं ना कहीं अब सिर्फ राजनीति और मैंने कैमरा के सामने दो बात बोल देना, पार्लियामेंट में दो बात बोल देना नहीं। अब मुझे लगता है कि सुझाव पटल पे आना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और मैं उसी बात को कह रहा हूं कि अब इस पे और ज्यादा बहस और बयानबाजी नहीं होना चाहिए, अब इस पे ठोस डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपको सुझाव देना है तब आकर के बोलिए, वरना चुप रहिए।
जी धीरज जी, आप करेंगे ये जो सोच है कहीं है कि जिस तरह से अगर मैं 2 दिन पहले राहुल गांधी, ठीक है, अगर बयान देखें, राहुल गांधी के बयान देखें, आम आदमी पार्टी के बयान को देखें, आप देखें बीजेपी के जो नेता राहुल पे हमला बोल रहे हैं उनको, ये जो सियासत है, जिस तरह की भारत में सियासत है, उससे जो बात विजय कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं अब एक फ्रेशनेस है कि आपको अब ये करना होगा, ये कर पाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि चाहे राहुल जी हों या मोदी जी हों या और लोग भी कोई भी हो, लेकिन अब समय यही है कि अब अगर हम लोग नहीं सोचते हैं, राहुल जी भी बहुत चिंता में है कि कैसे लोगों का हम लोग बेहतर कर पाए, उनके जीवन को कैसे बेहतर कर पाए, और तो उसके लिए बेहतर है कांग्रेस पार्टी आज इस पर लगी हुई है कि किसी तरह हम लोग किसानों का किसानों के हित, ये अचानक जब आता है तो लोग सवाल उठते हैं कि ये 10 साल सत्ता में थे तो आपको हित नहीं याद आया। आज ऐसा बात नहीं कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, हमारी पार्टी बहुत कुछ की है किसानों के लिए। आप क्या की है, मैं आपको वो आंकड़े निकाल कर नहीं देना चाहता हूँ, आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की। मेरा बात सुनिए, आंकड़े बहुत कुछ आते हैं। नहीं, आपके आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है। आप आपके सामने चलिए, मैं दिखाता हूँ कांग्रेस पार्टी आपके सामने हो रहा है धीरज जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। सामने और दलों के साथ जिसकी भी सरकार थी पिछली सरकार के, उसके सामने भी हुआ। अभी गुजरात मोदी जी कितने सबसे ज्यादा दिन की वहां भी आत्महत्याएं हुई हैं, तो उनके बारे में आप लोग को क्या बोला है? उनके राज्य में मुझे आप मैं वही कह रहा हूं, आप गुजरात को कंपेयर करके आप क्या करना चाहते हैं? सवाल है हम पूछ रहे हैं कि भाई आप महाराष्ट्र को कंपेयर करें, आप गुजरात को, आप मध्य प्रदेश को, आप बिहार को, आप झारखंड। सवाल वही है कि क्या इससे निकल के कि ये जो स्थिति है इससे निपटने के लिए, पहले भी बोल रहे हैं अभी भी कि सभी को मिलजुल करके राजनीति से हट करके मैंने किसानों की रक्षा करना चाहिए, उन लोगों के लिए भलाई की बात करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, चाहिए। श्याम जी, यहां से क्या भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देश में कई विषय ऐसे होने चाहिए कि जिसके लिए राजनीति जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं यहां से टर्निंग पॉइंट देखते हैं या नहीं देखते हैं? आपको लगता है कि इससे चीजें बदलेंगी? नहीं, ये तो एक घटना है जिसको हम भूल के आगे निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे निश्चित परिवर्तन आएगा। जैसे निर्भया का एक मैसेज है, उसके कारण पूरे देश में हलचल पैदा हुई थी, वैसे ही किसानों के सब पूरे कृषि विषयक सभी समस्याओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे अभी इसके आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण लिए जाएंगे। उपेंद्र जी, लास्ट वर्ड आपसे, हमारा समय खत्म हो गया है, कि क्या हम भारत के राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में ये संवेदनशीलता हमें देखने को मिलेगा कि किसानों की जो समस्या है उसको हमें मिल बैठ के, संसद हो या विधानसभा हो या राजनीतिक दल, चाहे बैठक के जरिए, चाहे संवाद के जरिए, चाहे किसी और जैसे भी आप चाहें, लेकिन इस समस्या का समाधान करने का एक यूनानिमस आपको लगता है कि एक सोच विकसित होगा यहां से? अभी वैसी कोई, या आपको लगता है कि मीडिया, देखिए अभी वैसी कोई सूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, शायद बाद में कुछ हो, लेकिन आज के दिन में जो दिखाई पड़ रहा है उससे तो लग रहा है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, उसके अलावा और कुछ चाहते भी नहीं है। किस तरह से जो सत्ता के अंदर है वो सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, जो सत्ता से बाहर है वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो अभी जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, और अभी तो कम से कम मुझे कोई उस दिशा में कुछ होता ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजय जी कह रहे हैं वो शायद आने वाले समय में हो तो हो। भूपेंद्र मानी जी, देखिए मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि बहुत कम शब्दों में, अच्छा रहेगा अगर ये घटना एक टर्निंग पॉइंट हो, कम से कम इस कृषि प्रधान देश के जो हमारे कृषक हैं उनकी स्थिति सुधर। चलिए मैसेज लेते हैं, विजय जी आपसे मैसेज लेते हैं, इस पे क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका कि क्या करना चाहिए? एक सुझाव। मैं वही जो मैं आगे बोल चुका हूं, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा कि बिना कोई राजनीति किए अब जो है कहीं ना कहीं हर एक दल को अपने अपने सुझाव देना चाहिए, ना कि बयानबाजी करना चाहिए, अपना अपना सुझाव देकर के एक ठोस काम करना चाहिए। आप सरकार में श्याम जी, आपको लगता है कि निश्चित रूप से किसानों की उम्मीदें बंधी है और आने वाले दिनों में उसको अच्छा रास्ता निकलेगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की मिट्टी और किसान का पसीना मिला तो अनाज पैदा हुआ। देश का कर्णधार किसान आज बदहाल क्यों है? खेतीहर मजदूरों ने देश के अन्न भंडार दिए, लेकिन खुद भूखे क्यों हैं? कैसे होगी किसान की जिंदगी बेहतर? कैसे होगी किसान की मुश्किलें आसान? क्या चाहता है भारत का किसान?